सरकारें क्या करती हैं और लोगों के जीवन को किस तरह प्रभावित करती हैं, राजनीति शास्त्र में केंद्रीय प्रश्न है। विभिन्न राजनीतिक मंच लोगों को सीमित संसाधनों के सर्वमान्य या फिर व्यावहारिक बंटवारे का अवसर प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि लोग जब भी एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं और सामूहिक गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं, तो वे राजनीति कर रहे हैं। हमने एक पिछले वीडियो में समझा था कि कैसे गणित में तो त्रिभुज, वर्ग आदि अवधारणाओं की, इन कॉन्सेप्ट्स की एक सटीक और सर्वमान्य परिभाषा दी जा सकती है, लेकिन राजनीति शास्त्र और कुछ अन्य सामाजिक विषयों में सिद्धांतों और अवधारणाओं की किसी एक सर्वमान्य परिभाषा तक पहुंचना लगभग असंभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गणित के विपरीत सामाजिक विज्ञान में हम लोगों के आपसी संबंधों को व्यक्तिगत स्तर और सामाजिक स्तर पर समझने की कोशिश करते हैं, ना कि वस्तुओं के। और लोग किसी एक ही घटना पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं। सामान्यतः लोगों के अनुभव भी अलग अलग ही होते हैं और इसीलिए सामाजिक मुद्दों पर उनकी राय भी अलग अलग ही होती है। ऐसी स्थिति में किसी एक परिभाषा तक तो पहुंचा ही नहीं जा सकता। आइए एक ऐसे केस को देखते हैं जिसमें सही या गलत को लेकर बहस आज तक जारी है। 19 मई सन 1884 को मिग्नोनेट नाम का एक पुराना जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से सिडनी की ओर रवाना हुआ था, जो 5 जुलाई 1884 को अटलांटिक महासागर में डूब गया था। जहाज पर सवार 4 लोग, कैप्टन डडली, स्टीफेंस, ब्रुक्स और केबिन बॉय पार्कर ने जीवन रक्षक नाव पर चढ़कर खुद को डूबने से बचा लिया, लेकिन वे चारों लोग समुद्र में अलग थलग पड़ चुके थे और उन्हें बचाए जाने की उम्मीद भी ना के बराबर ही थी। 2 दिनों बाद उन्होंने लाइफ बोट पर मौजूद शलजम के 2 डिब्बों में से एक को खाने का फैसला किया। उसके बाद 2 और दिन बीत गए और उन्हें एक कछुआ दिखा। अगले 8 दिनों तक वे चारों लोग उस कछुए और सलजम के आखिरी बचे डिब्बे के सहारे जिंदा रहे। इसके बाद अगले 4 दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला। भूख और प्यास से सबकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। बाकी लोगों के मना करने पर भी प्यास से व्याकुल 17 वर्षीय पार्कर खुद को रोक ना सका। उसने समुद्र का पानी पी लिया और इसी वजह से जल्दी ही बीमार भी पड़ गया। निराशा और मौत को सामने खड़ा देख उन लोगों में बाकी 3 को बचाने के लिए किसी एक को बलिदान करने की बातचीत होने लगी। पार्कर को बीमार पड़े हुए 3 दिन बीत चुके थे। कैप्टन डडली ने चिट निकालकर निर्णय लेने का सुझाव दिया, लेकिन ब्रुक्स इस पर राजी नहीं हुआ। उसी रात डडली ने फिर से स्टीफेंस के साथ इसी पर बात की और दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पार्कर वैसे भी बीमार है और जल्दी ही मर भी सकता है। इसीलिए दोनों लोग पार्कर को मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अगली सुबह बचा जाने की उम्मीद के साथ रात भर के लिए इंतजार करना उचित समझा। अगली सुबह भी कोई बचाव जहाज दिखाई ना पड़ा। डडली बेहोश पार्कर के पास गया, भगवान से प्रार्थना की और एक चाकू से पार्कर की गर्दन की नस को भेद दिया। पार्कर की मृत्यु हो गई। हालांकि ब्रुक्स ने डडली और स्टीफेंस के इस निर्णय का विरोध तो किया था, लेकिन पार्कर की मृत्यु हो जाने के बाद अगले 4 दिन तक वह भी उन दोनों के साथ पार्कर के शरीर को खाकर और उस दौरान हुई बारिश के मीठे पानी के सहारे जिंदा रहा। इसके बाद उन्हें 29 जुलाई को एक जर्मन नाव द्वारा बचा लिया गया। अपने देश वापस लौटने के बाद ब्रुक्स को सरकारी गवाह बना दिया गया, क्योंकि अभियोजन पक्ष मतलब प्रोसिक्यूटर को डडली और स्टीफेंस को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूतों की जरूरत थी। अंत में उन्हें कारावास की सजा भुगतनी पड़ी। कानून क्या कहता है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप बस ये बताइए कि डडली, स्टीफेंस और ब्रुक्स ने जो किया वो सही था या गलत? क्या पार्कर को इस तरह मारकर बाकी 3 लोगों को बचाना जायज था? इस प्रश्न का कोई सीधा उत्तर है ही नहीं। अलग अलग लोगों के पास अपने जवाब के लिए अलग अलग नैतिक तर्क होंगे। हालांकि इस केस के बाद दुनिया भर में किसी भी स्थिति में हत्या को नाजायज मानने की परंपरा बन गई। इस केस में स्थापित हो गया कि किसी भी तरह की आवश्यकता को हत्या करने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस केस के बारे में और जानकारी के लिए आप इंटरनेट पर आरवी डडली एंड स्टीफेंस सर्च कर सकते हैं। राजनीति शास्त्र इस तरह के विवादों में प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों के टकराव के बीच हल निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में सर्वमान्य हल निकल नहीं पाते। ऐसी स्थिति में सभी उपलब्ध विकल्पों में से सबसे अच्छे और उपयुक्त विकल्प का चयन करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन निश्चित तौर पर उन लोगों को इस तरह के निर्णय से तकलीफ बनी रहती है जिनका दृष्टिकोण शुरू से ही अंत में दिए गए सॉल्यूशन से अलग था। इन्हीं सब कारणों की वजह से राजनीति शास्त्र को भी किसी एक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। अभी तक हमने जो भी चर्चा की है
उससे इतना समझ आता है कि समानता, न्याय आदि सिद्धांतों की परिभाषा, इनका अर्थ किसी विशेष परिस्थिति पर निर्भर करता है। इन्हीं सिद्धांतों के अर्थों की निरंतर खोज और संबंधित संदर्भ विशेष की बारीकियों को समझने का प्रयास करना ही राजनीति शास्त्र विषय का अभ्यास करना है। इतना ही नहीं, जब भी इन सिद्धांतों और मूल्यों का उल्लंघन होता हुआ हमें राज्य की संस्थाओं और योजनाओं में दिखाई दे, तो उन्हें बदलना भी राजनीति शास्त्र को व्यवहार में लाना ही है। यह समझना कि आम बोलचाल की भाषा में किस तरह इन सिद्धांतों को समझा जाता है, लोग इनको समझने में किस तरह की गलतियां कर देते हैं और सही अर्थ को स्पष्ट रूप से सबके बीच कैसे रखा जाए, ये सब राजनीति शास्त्रियों का काम है। इन सिद्धांतों की मौजूद तमाम परिभाषाओं और संदर्भों का एक व्यवस्थित तरीके से परीक्षण करना, उन पर वाद विवाद करना और तर्क संगत रूप से बेहतर परिभाषा तक पहुंचना और उसे आसान भाषा में बता पाना, ये सब राजनीति शास्त्रियों के ही काम है। कब माना जाए कि सभी को समान अवसर मिल रहे हैं, कब किसी विशेष सामाजिक वर्ग को अधिक सहूलियत देने की जरूरत है और इस तरह की सहूलियत उन्हें कितने समय तक दी जानी चाहिए, ऐसे तमाम व्यवहारिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढना भी इन्हीं का काम है। ये उत्तर सार्वजनिक नीतियां तैयार करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करने का काम करते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।